अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में काफ़ी ज़्यादा ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। मगर आज मैं जिसकी डिस्कस करने लगा हूँ उसका नाम है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि डिटेक्ट करना ऑफ एनी चेंज, कोई भी चेंज जो होता है उसको डिटेक्ट करना, फिर उस चेंज का जो रिस्पॉन्स देना होता है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। अब एनी चेंज क्या होता है? मतलब अब बायो में चेंज को क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं स्टिमुलस। मतलब कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, आप इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टिमुलस है। सेल लेवल पे एक चेंज है जिसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन है। ऑर्गन लेवल पे एक चेंज है जिसका नाम है डाइजेशन है। इंडिविजुअल लेवल पे एक चेंज है जिसका नाम क्या है, ग्रोथ एंड लोकोमोशन है। जब आपने चेंज को डिटेक्ट कर लिया, अब उसको रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टिमुलस, आप इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ए रिस्पॉन्स है। यूनिसेलुलर जितने भी जानवर होते हैं वो एक सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर के पास मैनी सेल्स मौजूद होते हैं। अगर यूनिसेलुलर के अंदर देखा जाए, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन है। ये सारे ऑर्गेनेल्स आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन आपको ऑर्गेनली लेवल पे नज़र आता है यूनिसेलुलर के अंदर, जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर ऑर्गेनलीज ऑफ सेल भी है, ऑर्गन्स भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। ये सब लेवल पे आपको नज़र आएगा जिसका नाम कोऑर्डिनेशन है। ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इनके ऑर्गेनलीज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो मैंने आगाज़ लिया है, इसका बेसिकली नाम क्या, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वर्क टुगेदर, आपस में मिल के काम करना, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल का, ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का। आप इसको नाम देते हैं, दरअसल कोऑर्डिनेशन है। जैसे प्लांट्स आपको पता है पैसिव होते हैं, एक जगह पर रहते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते, जबकि एनिमल्स एक्टिव होते हैं। प्लांट्स एक जगह पे रहते हैं, सेसाइल होते हैं, एनिमल्स जो कि मोटाइल होते हैं। प्लांट्स की जो रिस्पॉन्स की जो आप कह सकते हैं कि जो सलाहियत है, वेरी स्लो स्पीड होती है, जबकि एनिमल्स जो शो करते हैं रिस्पॉन्स वेरी फास्ट करते हैं। एनिमल प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करता है, उसका नाम एंडोक्राइन सिस्टम है। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाले दोनों हैं, एंडोक्राइन भी है, हार्मोन वाला भी है, और नर्वस भी है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों आ जाते हैं। प्लांट्स का बिहेवियर कैसे शो होता है? ग्रोथ और टर्जिडिटी से, जबकि एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो लोकोमोशन, मूवमेंट और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन से शो हो जाता है। चलो भाई, मैं आज आपको पहला टॉपिक इसका एक्सप्लेन करता हूँ, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। आपने प्लांट्स की मूवमेंट मेरे से चैप्टर नंबर 16 के अंदर डिटेल में पढ़ ली है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था पैराटोनिक मूवमेंट और ऑटोनोमिक, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज मैं बताता हूँ प्लांट्स की ग्रोथ एक स्ट्रेस कंडीशन में कैसे होती है। अक्सर का जो प्लांट्स होते हैं उनको रिक्वायर होता है लाइट, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। अगर प्लांट्स ग्रो करते हैं इन एब्सेंस ऑफ लाइट, बगैर लाइट की मौजूदगी में ग्रो करें, तो वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज हो जाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल की भी फॉर्मेशन नहीं होती। आप ऐसे लंबे प्लांट को एट्यूलेशन कहते हैं। अगर प्लांट्स की ग्रोथ होती है इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम सप्लाई हो रही है तो इनकी ग्रोथ रिड्यूस रह जाती है, क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होगी तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी कम होगा, और ग्लूकोज की अमाउंट भी काफ़ी कम बनेगी, ये भी रिड्यूस हो जाएगी। जब ग्लूकोज कम बनेगी, फोटोसिंथेसिस की कम होने की वजह से, फोटो रेस्पिरेशन का ज़्यादा होना, इसकी वजह से प्लांट छोटे रह जाते हैं, रिड्यूस ग्रोथ हो जाती है। अक्सर प्लांट की ग्रोथ जब शॉर्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स की वजह से हो या न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो, आप देखेंगे वो प्लांट को क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब उनका क्लोरोफिल का ना बनना और इनके पत्तों का कलर चेंज हो जाना येलो कलर के अंदर, क्योंकि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसको कहते हैं क्लोरोसिस है। अगर प्लांट की ग्रोथ देखते हैं डिजीज कंडीशन में, तीन तरह की डिजीज है भाई, एक गोल्स है, एक कैंकर है, एक ट्यूमर है। गोल्स ये वो डिजीज है जो पैरासाइट करते हैं, ऐसे दाने को गोल्स कहते हैं। अगर फंजाई डिजीज़ करे प्लांट को तो कैंकर का नाम दिया जाता है, और अगर बैक्टीरिया इंड्यूस करे, डिजीज़ करे, तो जो दाना बनता है उसको ट्यूमर का नाम दिया जाता है। गोल्स जो आप कह सकते हैं, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है। कैंकर वो स्ट्रक्चर होता है दाने का जो ऑर्गेनाइज्ड या डिफरेंशिएटेड देन ट्यूमर होता है। ट्यूमर वो ज़ख्म होता है, वो दाना होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रखता है। इन तो तीनों की आप कह लें कि इलाज के लिए, इनकी रिपेयर के लिए मौजूद होता है प्लांट के पास एक स्ट्रक्चर जिसको कैलस कहते हैं। ये बेसिकली कहाँ बनते हैं? अपीयर ऑन वॉन्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के ऊपर बनता है, ज़ख्मों के ऊपर बनता है, ठीक है?
ये ज़ख्मों के ऊपर बनने वाला स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली रिपेयर करता है, कैसे रिपेयर करता है? बाय अमॉर्फस मटीरियल सेल्स, ये तीनों को रिपेयर करने का काम करता है। और कैसे रिपेयर करता है? अमॉर्फस, जिसका कोई शक्ल सूरत नहीं है, उन सेल से, उन मटीरियल ऑफ सेल से इसको रिपेयर करता है तीनों को। जैसे कि आप नाम दे सकते हैं, वो बेसिकली है क्या? पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं, ठीक है? ये भी मैंने आपको 16वें चैप्टर के अंदर शुरू वाले टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बताया। कैलस ज़ख्मों के ऊपर बनता है, जो रिपेयर करता है अमॉर्फस मटेरियल सेल से गॉल्स को भी, कैंकर को भी और ट्यूमर को भी। बेसिकली कैलस होता है क्या? पेरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।